गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका आर एस पीस क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको अब मेरी जो ऑप्टिक्स की क्लासेस हैं वो लगातार आप लोग देख रहे होंगे और अच्छे से आपको क्लासेस समझ में भी आ रही होंगी। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जो है वो करते रहिए। आज मेरी जो क्लास होगी वो प्रीवियस ईयर क्लास, जैसे मैंने क्या बताया था आपको प्रीवियस ईयर क्लास के अंदर अपवर्तन के बारे में बताया था। अपवर्तन की डेफिनेशन क्या होती है, अपवर्तन के नियम कौन से थे, अपवर्तन के एग्जाम्पल, डेली लाइफ से रिलेटेड जो एग्जाम्पल थे मैंने आपको बताए थे कि एक पात्र के अंदर कोई जल भर देते हैं, उसके अंदर एक पेंसिल की नोक जो अपन को मुड़ी हुई दिखाई देती है, एक जल से भरे हुए गिलास के पेंदे के अंदर जो सिक्का रखा होता है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या फिर सूर्यास्त के समय सूर्य जब छिप जाता है उसके बावजूद और अपन को सूर्य जो है वो क्षितिज के ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि उसकी जो किरणें हैं वो लास्ट जो रे थी वो वायुमंडल की परतों से अपवर्तन के कारण अपने पास में 2 मिनट के टाइम मतलब लेट पहुंचती हैं। ये सब जो घटनाएं हैं मैंने आपको बताई थी। सूर्य मतलब तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, जबकि ग्रह अपन को टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। ये सब जो कारण हैं ये आप लोग याद रखेंगे, ये सारे के सारे कारण अपवर्तन के कारण है। हो सकता है और भी एग्जाम्पल हो, मेरे को जितने उस वीडियो के अंदर या फिर उस टाइम के ऊपर मेरे को याद आए मैंने आपको लगभग सारे के सारे करवाने की कोशिश करी है। आज जो है देखो, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, पहले हम लोगों ने पढ़ा था परावर्तन, फिर परावर्तन के बारे में मैंने आपको बताया परावर्तन को पढ़ने के लिए जिस युक्ति अपन को सबसे महत्वपूर्ण जो युक्ति काम में आती है उसको बोलते हैं दर्पण। फिर अपन ने दर्पण के बारे में पढ़ा, उसके प्रकार, फिर दर्पण से रिलेटेड एक दर्पण सूत्र पढ़ा था, फिर आवर्धन क्षमता पढ़ी थी दर्पण की, फिर दर्पण से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल थे वैसे करके यही ये फॉर्मेट जो चलेगा ये अपवर्तन का भी चलेगा। अपवर्तन की डेफिनेशन, फॉर्मूला, एग्जाम्पल वगैरह अपन ने एग्जाम्पल और नियम वगैरह देख लिए। अब दर्पण को पढ़ने के अपवर्तन को पढ़ने के लिए हम लोग जिस युक्ति को काम में लेंगे उसका नाम है लेंस। आज हमारी जो क्लास होगी वो लेंस से जुड़ी हुई होगी। लेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, कौन से लेंस के लिए फॉर्मूले हमको प्लस लेना चाहिए, कौन से माइनस लेना चाहिए, कौन से का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इन सब की बातें हम लोग करेंगे। देखो बेसिक सी बात है, लेंस क्या होता है। लेंस वह युक्ति है जिसकी सहायता से अपवर्तन का अध्ययन किया जाता है। वह युक्ति जिसकी सहायता से अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। ठीक है, ये जो लेंस होगा, ये लेंस देखो होता तो वैसे कई टाइप का है, लेकिन लेंस को मेनली अपन दो ही भागों के अंदर बांटेंगे। एक तो लेंस कौन सा होगा, एक लेंस होगा अवतल लेंस, एक लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस, जिसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस, और एक जो लेंस होगा वो कौन सा होगा, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस, जिसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ये दो टाइप के लेंस होते हैं। उत्तल लेंस जो होता है उसकी स्ट्रक्चर आपको दिमाग के अंदर रखनी है। उत्तल लेंस की स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार की। ये जो होगा कोनों से तो होगा कैसा, पतला होगा, बीच से कैसा होगा, मोटा होगा। ये वाला जो लेंस होगा ये कोनों से तो कैसा होगा, चौड़ा, और बीच से कैसा होगा, पतला होगा। ये दोनों आपको स्ट्रक्चर याद रखने हैं। लेंस जो होता है सामान्यतः कांच का बना होता है, और इस कांच का अपवर्तनांक हम लोग सामान्यतः 1.33 के 1.5 के समथिंग लेते हैं। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो लेंस वह युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब हम लोग इन दोनों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस की बात करेंगे। उत्तल लेंस के लिए देखो, जिस प्रकार से मैंने दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं बताई थी, वैसे ही लेंस से संबंधित भी कुछ मुख्य परिभाषाएं होती हैं। वो परिभाषाएं कौन कौन सी हैं देखो एक बार। तो लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण डेफिनेशंस, इनकी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ लेंसेस। पहले मैं एक साइड के अंदर आपको उत्तल लेंस कैसे कैसे बनता है, कैसे कैसे बिहेव करेगा उसकी बात बता रहा हूँ। एक साइड में आपको अवतल लेंस। उत्तल लेंस देखो सामान्यतः ये होता है, ये एक उत्तल लेंस होता है। कोई भी लेंस होता है उसके दो भाग होते हैं, एक वाला भाग तो ये है, दो वक्राकार भाग होते हैं, एक वक्राकार भाग तो है ये, चलो इसको मैंने नाम दे दिया ए, बी और सी। एक जो वक्राकार भाग होता है ये,
इसको मैंने नाम दे दिया, इस बिंदु को मैंने डी। तो एक वक्राकार भाग कौन सा होगा, ए डी सी। इन दो वक्राकार भागों से जो है ये इनसे बना हुआ है, दो कर्व है इसके अंदर ए बी सी, एक कर्व कौन सी है, ए डी सी। ठीक है, अगर देखो आपको ऐसे थोड़ा वो समझो, अगर लेंस समझ में नहीं आ रहा तो दर्पण आप लोगों ने पढ़ा है, ये मान के चलो कि ये वाला जो है एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण। और दर्पण किसी भी किसका भाग होता था, एक गोले का भाग होता था। किसका भाग होता था, एक गोले का भाग होता था। तो मैंने क्या बना दिया है कि गोला बना दिया। ऐसे ये एक कौन सा लेंस है, कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण में किसका भाग होता है, एक गोले का भाग होता है। मैंने इसको भी क्या बना दिया, एक गोला बना दिया। ये मान के चलो कि ये वाला जो पृष्ठ वक्र पृष्ठ बना है ये भी किसी गोले से कट करके बना है, ये वाला जो वक्र पृष्ठ बना है ये भी किसी गोले से कट करके बना है। इस गोले का केंद्र कौन सा होगा, इस गोले का केंद्र होगा ये वाला। इसको मैंने बोल देता हूँ वक्रता केंद्र C1, सेंटर ऑफ C1। इसको मैंने बोल दिया सेंटर ऑफ C2। और इन दोनों सेंटर को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे इसको, मुख्य अक्ष बोलेंगे, याद रखना, मुख्य अक्ष। इसलिए आप लोग हमेशा याद रखेंगे लेंस के अंदर वक्रता केंद्र होंगे, कितने होंगे, दो होंगे। एक इस साइड में होगा बाईं ओर, एक कौन सी साइड में होगा, दाईं ओर। और ये वाला जो है इनको जस्ट इन दोनों पार्ट को, दोनों वक्राकार पृष्ठ को बीच में से काट रहा है। और ये वाला इसका जो है वो मध्य बिंदु होता है। और हमेशा याद रखना इन दोनों का, इन दोनों वक्र पृष्ठों का जो मध्य बिंदु है इसको अपन बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। और इसको ऑप्टिकल सेंटर से क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ऑप्टिकल सेंटर। इसलिए इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, ओ से प्रदर्शित करेंगे। यही एक छोटा सा बेसिक अंतर है देखा जाए तो दर्पण और लेंस के अंदर। बाकी डेफिनेशन सारी की सारी सेम है। वक्रता केंद्र वही होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और बाकी दूरी भी वहां पे देखो, वहां पे द्वारक होता था, द्वारक का मध्य बिंदु क्या कहलाता था, मुख्य फोकस कहलाता, सॉरी पोल ध्रुव कहलाता था। यहाँ पे इनका जो लेंस का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र। बस ये इन दोनों में अंतर है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव है, और इसका जो मध्य बिंदु वो क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र। वहां पे चिन्ह परिपाटी के अंदर याद करो सारी की सारी दूरियां कहाँ से नापते थे, ध्रुव से। यहाँ पे सारी दूरियां कहाँ से नापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। यही कहानी होती है सेम टू सेम किसकी, अवतल लेंस की। किसकी होती है, अवतल लेंस की। ये मैंने एक अवतल लेंस बना दिया, चलो मैं छोटा बना देता हूँ थोड़ा। ये मैंने बना दिया एक अवतल लेंस। ये अवतल लेंस के भी दो वक्राकार पृष्ठ होते हैं। एक बार मान लो मैंने ये बना दिया ए बी सी, इसको नाम दे दिया मैंने ए डैश बी डैश सी डैश। ये वाला जो पृष्ठ है इसको अगर आप लोग दर्पण की तरह देखते हो तो ये भी किसी गोले का कटा हुआ भाग है कि नहीं है, ये भी इस गोले का कटा हुआ भाग है। इसको अगर आप देखते हो तो ये भी किसका भाग है, एक गोले का कटा हुआ भाग है। इसका केंद्र कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा। मान लो इसको केंद्र को नाम दे दिया मैंने C1, इस केंद्र को मैंने नाम क्या दे दिया C2, और इनका जो मध्य बिंदु है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और ये इस दर्पण को बीच में से जहाँ पे एकदम से बीचों बीच ये जो आएगा, इस बिंदु को क्या नाम देंगे, इस बिंदु को नाम देंगे प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये ऑप्टिकल सेंटर ही एक अलग डेफिनेशन यहाँ पे होगी, बाकी सारे की सारी डेफिनेशन वहाँ से मैच खाएंगी। तो आपको मैंने क्या बताया, लेंस के अंदर चाहे वो कोई सा भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, कितने प्रकार, कितने यहाँ पे केंद्र होंगे, दो केंद्र होंगे। फोकस भी कितने होंगे, दो होंगे। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है, एक बाईं ओर एक दाईं ओर, एक बाईं ओर और एक कौन सा होगा, दाईं ओर। ये डेफिनेशन इनके अंदर आप लोग याद रखना। अब देखो उत्तल जो लेंस होता है इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। अब बात करते हैं इनका फोकस बिंदु कहाँ पे होता है। वक्रता केंद्र मैंने आपको दिखा दिया और प्रकाशिक केंद्र मैंने आपको दिखा दिया। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो है ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस लेंस के ऊपर देखो, प्रकाशिक केंद्र को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि प्रकाशिक केंद्र एक ऐसा बिंदु है जहां से कोई प्रकाश की किरण आती है वो सीधा का सीधा बिना विचलित हुए सीधा गुजर सकती है। सिर्फ यही एक ऐसा बिंदु है जहां से सीधी की सीधी जाएगी, बाकी कहीं पे भी टकराएगी तो वो सीधी की सीधी नहीं जाएगी। यहाँ पे टकराएगी तो देखो मेरी बात सुनो भी, देखो लेंस कौन सा, लेंस का काम क्या होता है, लेंस किसका बना होता है, बेसिकली मैंने आपको बताया कांच का बना होता है। ये किसका है, मान लो मैंने कांच भर दिया इसके अंदर,
ये जो लेंस बना हुआ है किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, और कांच का अपूर्णांक कितना होता है 1.52। अब ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। बाहर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। विरल माध्यम से प्रकाश की किरण कौन से माध्यम में आ रही है, सघन माध्यम के अंदर आ रही है। इसका मतलब ये जो युक्ति है ये विरल माध्यम को प्रकाश की किरण जो आ रही है उसको सघन माध्यम में चेंज कर रही है, मोड़ रही है। इसका मतलब ये युक्ति कौन सी घटना को दर्शा रही है, युक्ति अपवर्तन को दर्शा रही है। इसलिए हमेशा याद रखना लेंस की सहायता से कौन सी घटना का अध्ययन किया जाता है, अपवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसके ऊपर जो भी प्रकाश की किरण आती है, इस लेंस की खास बात क्या होती है, ये उस प्रकाश की किरण को नीचे की तरफ केंद्रित कर देती है। ऐसे आएगी तो ये इसको क्या कर देगी, केंद्रित कर देगी। और जिस बिंदु के ऊपर ये सारी की सारी किरणें आकर के मिलती हैं उस बिंदु को बोलते हैं लेंस का फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। तो आप मेरे को एक बात बताओ, इस लेंस का जो फोकस बिंदु मिला वो कौन सी साइड में मिला, दाईं साइड में। इसलिए हमेशा याद रखना ये कौन, इस लेंस की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, याद रखना। इसलिए ये जो लेंस होता है ये सारी की सारी बिंदुओं को, सारी की सारी किरणों को कहाँ पे केंद्रित कर देता है, मुख्य फोकस के ऊपर। इसलिए केंद्रित करने के कारण इस लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस। याद रखना, अभिसारी दर्पण तो किसको कहते थे, अवतल दर्पण को। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को। कौन सा लेंस है ये, उत्तल लेंस। अवतल जो लेंस होता है इस अवतल लेंस को क्या कहते हैं, ये भी किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, बेसिक सी बात है, कांच का बना हुआ है। अब जो प्रकाशिक किरण आएगी ये क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से कोई भी किरण क्या हो सकती है, सीधी की सीधी गुजर सकती है। इसके अलावा कहीं पे भी कोई प्रकाशिक किरण आएगी, इस दर लेंस की खास बात क्या है, ये लेंस जो है उन किरणों को फैलाता है। क्या कर देगा ये, फैला देगा। ये यहाँ पे भेज देगा, यहाँ पे भेज देगा। फैलाने के कारण इस लेंस को क्या बोलते हैं, अपसार। फैलाना क्या कहलाता है, अपसार। जैसे ही आप इन बिंदुओं को पीछे की ओर बढ़ाओगे, इसको और इसको, तो ये जहाँ पे आकर के मिलेंगी उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। तो अब मेरे को बताओ, अवतल लेंस का जो फोकस मिला आपको वो कौन सी साइड के अंदर मिला, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मिला। तो हमेशा याद रखना लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दूरियां कैसी होती हैं, नेगेटिव। इसलिए हमेशा याद रखोगे अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और ये किरणों को फैलाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फैलाव के कारण इसका क्या नाम रखा गया है, अपसारी लेंस। क्या कहते हैं इसको, अपसारी लेंस। ये इन दोनों की दो खास खास बातें और आप लोग याद रखना, ठीक है। अब देखिए जी, अब मैं आपको दो फॉर्मूले डिराइव करके दिखाऊंगा। बाकी देखो चिन्ह परिपाटी वही है कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दूरियां कैसी होती हैं, नेगेटिव। चिन्ह परिपाटी के अंदर आपको वही चीजें लागू रखनी है। लेफ्ट हैंड साइड में दूरियां कैसी होंगी, एलएचएस के अंदर दूरियां कैसी होंगी, नेगेटिव। आरएचएस के अंदर दूरियां कैसी होंगी, पॉजिटिव। ऊपर की ओर दूरियां कैसी होंगी, पॉजिटिव। और नीचे की ओर दूरियां कैसी होंगी, नेगेटिव। और सभी दूरियों को यहाँ पे ध्रुव से नहीं नापेंगे, सभी दूरियों को कहाँ से नापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। ये कि ये 5 शर्तें वहां पे थी, यही 5 शर्तें कहाँ पे हैं, यहाँ पे है, ठीक है। ये तो हो गई लेंसों के प्रकार की बात। अब कहाँ पे बिंब को रखेंगे, कहाँ पे इनका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उन प्रतिबिंबों को यूज कैसे करना है, उनकी बात भी करेंगे। इससे पहले मैं आपको दो फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। यहाँ पे देखो, वो फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना है। लेंस के लिए भी एफ और आर में वही रिलेशन होता है जो दर्पण के अंदर होता था। एफ बराबर क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कोई आपसे रिलेशन पूछे तो हमेशा याद रखेंगे एफ बराबर क्या होता है, r/2। ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में हमने वहां पे निकाला था दर्पण सूत्र, तो यहाँ पे भी क्या निकालेंगे, लेंस सूत्र। देखो उम्मीद कर पा रहा हूँ कि मैं आप लोग पिछली जो क्लास है दर्पण वाली वो जरूर देखें ताकि आपको लेंस अच्छे से समझ में आए। और फिजिक्स की खास बात यही होती है कि फिजिक्स से चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कभी भी देखो, अभी की आपकी बार ही मान लो, आपकी बार जैसे सिलेबस हटाया गया है, 30% सिलेबस हटाया है, 30% सिलेबस हटाया है, तो सभी सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस के अंदर काफी देखोगे आप लोग पूरे के पूरे चैप्टर हटा दिए। जैसे केमिस्ट्री के अंदर 16 चैप्टर चलते थे 12वीं क्लास के अंदर, उसमें से 6 चैप्टर ऐसे कैसे हटा दिए। मैथमेटिक्स के अंदर भी 1-2 प्रश्नावली ऐसी कैसे हटा दी। लेकिन फिजिक्स के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर नहीं हटा सकते क्योंकि चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। अगर पीछे वाला चैप्टर पढ़ोगे तभी आपको आगे वाला समझ में आएगा। चैप्टर समझ में आएगा पिछले वाला पढ़ने से तो अगले वाला। तो सोच के देखो उस चैप्टर के अंदर टॉपिक भी कैसे होंगे,
एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो सीधी सी बात है, लेंस आपको तभी समझ में आएगा जब दर्पण आपको समझ में आएगा। आ तो वैसे भी जाएगा, लेकिन ज़्यादा समझने की बात है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पिछली क्लासों को ढंग से देखें एक बार। अब देखो, अब हम लोग निकालेंगे लेंस फॉर्मूला, फिर उनका यूज कैसे करेंगे। अगली जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी लेंस के न्यूमेरिकल्स के ऊपर, और खासकर मेरा फोकस रहेगा जो बोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल आते हैं उनको थोड़ा सा एक बार डिटरमाइन करना रहेगा। तो अगला जो है वो है लेंस सूत्र। देखिए जी, लेंस सूत्र की बात करेंगे, लेंस फॉर्मूला। देखो ये लेंस सूत्र अपना जो आएगा वो आएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/mu। ये रिलेशन निकल के आएगा। ये लेंस फॉर्मूला है। एक लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा, पतले लेंस का सूत्र आएगा, वो अलग है। अगर ये वाला एक नंबर में आपसे पूछता है तो आपको हमेशा याद रखना है, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी में संबंध बताने वाला फॉर्मूला, संबंध बताने वाला सूत्र क्या कहलाता है? लेंस सूत्र कहलाता है। एक नंबर में फिर आपको ये फॉर्मूला लिख देना है। अब देखो, अब हम लोग निकालेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। इसके लिए मैं आपके सामने एक लेंस ले रहा हूँ, और ये मैंने कौन सा लेंस लिया है? ये मैंने लिया है उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस के सामने ये क्या होगा इसका? ये है इसका प्रकाशिक केंद्र। किससे प्रदर्शित करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर को O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी। अब देखो, इसके सामने मैंने एक बिंब रख दिया, इसके सामने मैंने क्या रख दिया? एक बिंब AB। इस बिंब की खास बात है कि ये जो बिंब है ये एक बार देखेगा एकदम से सीधा, एक बार देखेगा ये प्रकाशिक केंद्र की ओर। जैसे ही सीधा देखेगा ये प्रकाशिक किरण गई। ठीक है। उत्तल लेंस की खास बात क्या होती है कि ये प्रकाश को क्या करता है? केंद्रित करता है। और कौन सी बिंदु पे केंद्रित करता है ये प्रकाश को? थोड़ा छोटा बन गया, एक बार रुको 1 मिनट के लिए। ठीक है, वरना कोई बात नहीं। किस बिंदु पे केंद्रित करता है? मुख्य है फोकस के ऊपर। दूसरी जो है, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। किस बिंदु पे केंद्रित करता है? मुख्य फोकस के ऊपर। दूसरा जो देखेगा, ये देखेगा कहां से? प्रकाशिक केंद्र से। और ये दोनों की दोनों लाइनें जहां पे टकराती हैं वहां पे इसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब को मैंने नाम क्या दे दिया? A डैश B डैश। क्या नाम दे दिया? A डैश B डैश। ठीक है, ये इनका प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे आपके सामने मैं आपको ये मान रहा हूं कि बिंब के द्वारा प्रकाशिक केंद्र पे जो कोण बनाया गया है वो कोण है अल्फा। कितना कोण है? अल्फा। और ये कोण अल्फा है तो इसके सामने वाला कोण भी कैसा होगा? अल्फा होगा। प्रतिबिंब के द्वारा फोकस के ऊपर जो कोण बनाया गया है वो मैं मान रहा हूँ बीटा है। तो सम्मुख कोण, ये कोण बीटा, तो इसके सामने वाला कोण भी कैसा होगा? बीटा होगा। अब मैं आपके सामने 4 त्रिभुज ले रहा हूँ। ये है त्रिभुज नंबर 1, कौन सा? OBA। ये है त्रिभुज बड़े वाला OA डैश B डैश। ये कौन सा त्रिभुज है? ये त्रिभुज नंबर है 2। तीसरा त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? FO। इसको नाम दे दो आप लोग, क्या नाम दोगे? P और Q नाम दे दो, P और Q। तो FOP, इसको मैंने दे दिया त्रिभुज नंबर 3 नाम। फिर FA डैश B डैश, इसको मैंने दे दिया त्रिभुज नंबर 4 नाम। ये 4 त्रिभुज मैंने काम में लिए। ये तो है डायग्राम। वापस सुन लो मैंने क्या किया। एक मैंने लिया है उत्तल लेंस, इसके बीचों बीच जो लाइन जाएगी उसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। इसके ऊपर मैंने क्या ले लिया? एक बिंब ले लिया। एक बार कहाँ पे दिखेगा? ये सामने, सामने दिखेगा। तो ये बिंदु क्या, ये लेंस, ये क्या लेंस क्या करता है? केंद्रित करता है। ये कहाँ पे लेके आएगा उसको? मुख्य फोकस के ऊपर। दोबारा कहाँ पे देखेगा? प्रकाशिक केंद्र से। दोनों की दोनों लाइनें जहाँ पे काटेंगे वहाँ पे क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या बनेगा? A डैश डबल डैश, A डैश B डैश। फिर 4 त्रिभुज लिए, एक बड़े वाला 2, 3 और ये छोटे वाला 4। इसके अंदर ये जो बिंब के द्वारा प्रकाशिक केंद्र के ऊपर बनाया गया कौन कौन सा है? अल्फा। तो इसके सामने वाला कौन भी कैसा होगा? अल्फा। इसके द्वारा इसके ऊपर बनाया गया कौन कौन सा? बीटा। तो इसके सामने वाला कौन भी कैसा होगा? बीटा। यहां लगा के क्या लिखेंगे? जिस में अपन को संबंध निकालना है वो लिखेंगे। किस चीज में निकालना है? लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी। बिंब दूरी क्या होती है?
प्रकाशिक केंद्र से लेकर के बिंब के बीच की दूरी ओ बी क्या है? बिंब दूरी है u। ये क्या है? बिंब दूरी। लेफ्ट हैंड साइड में दूरियां कैसी होती हैं? माइनस। प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? प्रकाशिक केंद्र से लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी ओ ए डैश, इसका मान क्या है? v। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी। ये हो गई प्रतिबिंब दूरी। ये राइट हैंड साइड में तो ये क्या रहेगी? प्लस। फिर फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? प्रकाशिक केंद्र से लेकर फोकस के बीच की दूरी ओ एफ। इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? फोकस दूरी। ओके जी, ये हो गया प्लस। ये आप लोग याद रखेंगे, ये हमारे को लास्ट में काम में आएंगी। अब देखो, जैसा काम हम लोगों ने दर्पण सूत्र के अंदर किया था, पहले त्रिभुज 1 और 2 लिया था, अल्फा को अल्फा के बराबर किया था, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया था, वैसा का वैसा काम ही यहाँ पे करना है। तो अब देखिएगा, पहले मैं ले रहा हूं त्रिभुज 1 व त्रिभुज 2 से। त्रिभुज 1 ये है बड़े वाला, और त्रिभुज 2 ये है बड़े वाला। इसके अंदर देखो, अल्फा कोण क्या है? इस अल्फा के समूह कोण है ना दोनों के दोनों, तो दोनों अल्फा क्या है? बराबर। बराबर के इस साइड में, इक्वल की इस साइड में चल रहा है ट्रायंगल 1, इस साइड में चल रहा है ट्रायंगल 2। त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2। हमारे पास में आधार की वैल्यू है और लंब की वैल्यू है। इन किरणों की वैल्यू अपने पास में नहीं होती है, इसका मान नहीं है हमारे पास में। आधार और किरण किसके अंदर होते हैं? 10 के अंदर। तो मैंने इसको भी गुणा किससे कर दिया? 10 से, और इसको मैंने गुणा किससे कर दिया? 10 से। 10 का मतलब क्या होता है? लाल बटे कक्का से याद करो, लंब बटे आधार। मैंने बताया इस साइड में चल रहा त्रिभुज 1 त्रिभुज 2। त्रिभुज 1 के अंदर देखो, त्रिभुज 1 ये है, लंब कौन सा है? ए बी। आधार कौन सा है? ओ बी। तो ए बी बटे में क्या आ गया? ओ बी बराबर। त्रिभुज 2 के अंदर देखो, त्रिभुज 2 बड़े वाला है ना, लंब कौन सा है इसके अंदर? ए डैश बी डैश। आधार कौन सा है इसके अंदर? बड़े वाले के अंदर ओ ए डैश। अब क्या करेंगे? ए बी वालों को एक साइड में, बिना ए बी वालों को एक साइड में। इसको इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो। तो ए बी बट्टे में क्या आ गया? ए डैश बी डैश। ये ओ बी उधर चला गया, ओ बी बट्टे में क्या आ गया? ओ ए डैश आ गया। मान रखो जिनके मान हमारे पास में, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर ओ बी का मान कितना है? माइनस का यू। ओ ए डैश का मान कितना है? प्लस का वी। इससे आगे ये सोल्व हो नहीं रहा, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर नाम 1। समीकरण 1। तो त्रिभुज 1 और 2 को सोल्व करके हम लोगों ने एक समीकरण निकाल लिया। वैसे ही त्रिभुज 3 व 4 से, त्रिभुज 3 को और 4 को सोल्व करके भी एक समीकरण निकालेंगे। त्रिभुज 3 है ये, और त्रिभुज 4 है ये छोटे वाला। इनके अंदर कौन से कौन बराबर है? बीटा और बीटा क्या है? बराबर। इनको भी किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा। तो tan बीटा और tan बीटा भी क्या होंगे? बराबर। क्योंकि tan मतलब लंब की वैल्यू अपने लंब की वैल्यू है और आधार की वैल्यू है, लंब की वैल्यू है और आधार की वैल्यू है। तो इधर चलेगा बराबर के, इस साइड में चलेगा त्रिभुज 3, इस साइड में चलेगा त्रिभुज 4। त्रिभुज 3 के अंदर देखो, लंब कौन सा है? ओपी। आधार कौन सा है? ओ एफ। ओ एफ। त्रिभुज 4 के अंदर देखो, लंब कौन सा है? ए डैश बी डैश। आधार कौन सा है? एफ ए डैश। एफ ए डैश। अब देखो, ओपी का मान किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। तो मैं ओपी की जगह पे क्या लिख सकता हूं? ए बी। तो ओपी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? ए बी। बाकी की वैल्यू ऐसी कैसी रखो। ओके, अब आ जाओ इधर। ए बी वालों को एक साइड में करो, बिना ए बी वालों को एक साइड में। इसको मैंने इधर भेज दिया, इसको इधर ले आए। तो ए बी बट्टे ए डैश बी डैश कहां पे आ जाएगा? इसके नीचे। ओ एफ कहां पे चला जाएगा? ऊपर। एफ ए डैश कहां पे आ जाएगा? इसके नीचे। इनकी वैल्यू है क्या अपने पास में? देखो, ओ एफ का मान तो है, कितना है? एफ है। एफ ए डैश का मान है क्या? एफ ए डैश का मान नहीं है। एफ ए डैश कौन सी मान है? ये वाली वैल्यू है एफ ए डैश। ये कैसे निकालेंगे? ये तो हमारे पास में नहीं है, लेकिन देखो, ओ से लेकर के ए डैश तक का मान है, और ओ से लेकर के एफ तक का भी मान है। तो इस पूरी भुजा में से कौन सी माइनस कर दें? ये वाली माइनस कर दें, तो कौन सी बच जाएगी? ये वाली। पूरी में से ओ ए डैश में से क्या माइनस कर दें? ओ एफ। तो क्या बचेगा? एफ ए डैश बच जाएगा।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओ ए डैश में से क्या माइनस कर रहा हूँ, ओ एफ। तो देखो ओ एफ तो ऐसा कैसा, ओ ए डैश में से मैंने क्या माइनस कर दिया, ओ एफ माइनस कर दिया। अब वैल्यू रखो, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ का मान कितना है, प्लस का एफ, ओ ए डैश का मान कितना है, प्लस का बी, फॉर्मूले में माइनस, ओ एफ का मान कितना है, एफ। इससे आगे सोल्व हो नहीं रहा, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर नाम 2। ओके, अब देखो समीकरण 1 और 2 से करेंगे, समीकरण 1 व 2 से। इन दोनों समीकरण को देखो, इसको और इसको, इन दोनों इक्वेशन के अंदर ये वाली साइड बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर। तो ये वाली भुजा के बराबर मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया एफ बट्टे में क्या आ जाएगा, वी माइनस एफ। अब कर दो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा करो, ये वाली भुजा इससे गुणा होगी, ये वाली भुजा इससे गुणा होगी, तो वी एफ, यू को इससे करो माइनस का यू वी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस यू एफ हो गया। उसके बाद में आगे क्या करते हैं, यू वी एफ का क्या करेंगे, भाग देंगे, यू वी एफ का भाग दोनों साइड के अंदर। तो वी एफ के अंदर भी किसका भाग दे दिया, यू वी एफ का, माइनस यू वी के अंदर भी किसका भाग दे दिया, यू वी एफ का, यू एफ के अंदर भी किसका भाग दे दिया, यू वी एफ का। वी एफ से वी एफ क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, 1/u, यू वी से यू वी क्या हो गया, कैंसिल, माइनस का 1/f, यू एफ से यू एफ क्या हो गया, कैंसिल, प्लस का क्या बच गया, 1/v बच गया। इस 1/f को तो इधर भेज दो, ये तो किसका हो जाएगा, इधर आके प्लस का, और ये 1/u प्लस का, ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1/f बराबर क्या आ जाएगा, 1/v, ये प्लस का था इधर, ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। यही मान हमको निकालना था लास्ट के अंदर। 1 मिनट, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। यही मान हमको निकालना था लास्ट के अंदर। तो क्या निकल के आ गया, लेंस फॉर्मूला हमारे पास में निकल के आ गया। वापस समझ लो मैंने क्या क्या बताया, 4 त्रिभुज लिए थे, त्रिभुज 1 और 2, त्रिभुज 3 और 4। पहले कौन सा लिया मैंने काम में, त्रिभुज 1 और 2 काम में लिए। दोनों के अंदर कौन से कौन बराबर है, अल्फा और अल्फा क्या है, बराबर। दोनों को देखो, हमारे पास में आधार और लंब की वैल्यू थी, तो मैंने किससे गुणा कर दिया, 10 से गुणा कर दिया। तो 10 अल्फा किसके बराबर हो गया, 10 अल्फा के बराबर। त्रिभुज 1 के अंदर 10 का मतलब लंब की वैल्यू कितनी है, ए बी, आधार की वैल्यू कितनी है, ओ बी। इसके अंदर कितनी है, ए डैश बी डैश, आधार की वैल्यू कितनी है, ओ ए डैश। अब ए बी वालों को एक साइड में कर लिया, बिन्नी ए बी वालों को एक साइड में कर लिया, तो ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। तो ओ बी का मान हमारे पास में है कितना, माइनस का यू, और इसका मान कितना है, प्लस का बी। इनसे क्या आ गया, समीकरण नंबर 1। ऐसे त्रिभुज 3 और 4 को सोल्व किया, बीटा बराबर बीटा, tan बीटा बराबर tan बीटा। tan इसके अंदर लंब की वैल्यू कितनी है, ओपी, आधार की वैल्यू कितनी है, ओ एफ। इसके अंदर लंब की वैल्यू कितनी है, ए डैश बी डैश, आधार की वैल्यू कितनी है, एफ ए डैश। लिख दिया। अब देखो ओपी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, तो ओपी की जगह पे क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। इसके बाद में ए बी वालों को एक साइड में, बिना बी वालों को एक साइड में, तो इसको मैंने इधर लिया है, इसकी फिर इधर भेज दिया, तो एफ चला गया ऊपर, ये आ गया नीचे। अब देखो इसका मान तो है, लेकिन इसका मान नहीं है, एफ ए डैश का मान। तो पूरे में से ओ ए डैश में से क्या माइनस कर दिया, ओ एफ, तो कौन सा बच गया, ये वाला लिख दिया। अब मान रख दो इनकी, इसका मान है एफ, इसका मान है वी, इसका मान है एफ। समीकरण 1 और 2 से एक एक साइड बराबर है, तो ये वाली साइडें भी क्या होंगी, बराबर। तो ये वाली भुजा लिख दी मैंने, ये वाली भुजा लिख दी। फिर क्या कर दिया, वज्र गुणा, तो वी एफ, इसको इससे करोगे तो माइनस का यू वी, इसको इससे करोगे तो प्लस का यू एफ। फिर दोनों साइड में किसका भाग दे दिया, यू वी एफ का भाग। तो कट कटा के ये आंसर क्या आया लास्ट के अंदर, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। याद रखना 1/v में से माइनस करना है 1/u को। चलो ये फॉर्मूला हमारे पास में लास्ट में निकल के आ गया। इसको एक बार लिख के देखना भी, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र दोनों सेम फॉर्मेट से हम लोगों ने करे हैं, 4 त्रिभुज बना करके, अल्फा और अल्फा बराबर करके, बीटा और बीटा बराबर करके। दर्पण सूत्र निकाला था तो उसके बाद में निकाली थी आवर्धन क्षमता दर्पण की। वैसे लेंस सूत्र निकाला है तो अभी किसकी आवर्धन क्षमता निकालेंगे, लेंस की आवर्धन क्षमता। तो देखो लेंस की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, लेंस की आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस,
इसको स्मॉल m से शो करेंगे भी, थोड़ा जल्दी देखना एक बार। आवर्धन क्षमता, इसकी जो आवर्धन क्षमता है, देखो आवर्धन क्षमता का मतलब मैंने आपको बता दिया, इससे प्रतिबिंब की प्रकृति का पता चलेगा। अपन को ये पता चलेगा कि प्रतिबिंब जो है वो बिंब दूरी से कितनी दूरी पे बनेगा, कितना गुणा दूरी पे बनेगा, कितनी गुणी ऊंचाई पे बने, कितना गुणा ऊंचा बनेगा। तो ये आकार के बारे में बताती है और प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बताती है, दोनों बारे में बताती है। इसका जो फॉर्मूला होगा लेंस के लिए वो होता है प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी का अनुपात, क्या कहलाती है, आवर्धन क्षमता। या फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाती है, आवर्धन क्षमता कहलाती है। याद रखना दर्पण फॉर्मूले में यहाँ पे क्या था, माइनस था, लेकिन लेंस फॉर्मूले में यहाँ पे क्या नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा। एक तो इस बात को याद रखना, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी का अनुपात, या फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात। यहाँ याद रखना H1 का मतलब क्या है, बिंब की ऊंचाई, H2 का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, U का मतलब क्या है, बिंब दूरी, V का मतलब क्या है, प्रतिबिंब दूरी। दूसरी बात सुनो, ऊपर भी दूरी है नीचे भी दूरी है, ऊपर भी ऊंचाई है नीचे भी ऊंचाई है, जो मात्रक इसका होगा वही मात्रक इसका होगा, तो मात्रक से मात्रक कट जाएंगे। हमेशा याद रखना आवर्तन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता तो सीधी सी बात है इसकी कोई विमा भी नहीं होगी। तो ये कैसी राशि है, मात्रकहीन और विमाहीन। दूसरी बात और याद रखना, m का मान अगर आपके सामने प्लस में आता है तो हमेशा याद रखेंगे उस लेंस के सामने जो बिंब रखा हुआ है, उस बिंब की जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति हमेशा कैसी होगी, इस बात को रट्टा मार के याद रखेंगे, आभासी व सीधा। कैसी प्रकृति होगी, आभासी व सीधा। और m का मान अगर आपके सामने नेगेटिव आता है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक व उल्टा। m का मान प्लस में आता है तो आभासी और सीधा, m का मान माइनस में आता है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा। इसके अलावा आवर्धन क्षमता का एक बात और याद रखना, मैंने पीछे भी काफी बार बताई है, इसको अगर आप इधर भेजते हो तो m गुणा u बराबर क्या आएगा, v, या फिर m गुणा h1 को इधर भेज दो, h1 बराबर क्या आएगा, h2। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये बिंब की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब दूरी है, ये क्या है, बिंब दूरी। मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब दूरी है वो बिंब दूरी का कितना गुना होती है, m गुना, या फिर प्रतिबिंब की जो ऊंचाई हो बिंब ऊंचाई की कितनी गुना होती है, m गुना। तो जहां पे भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि एक उत्तल लेंस के सामने मान लो और एक ये उत्तल लेंस मान लो, इस उत्तल लेंस के सामने एक बिंब रखा हुआ है और इस बिंब का जो प्रतिबिंब बनता है वो इस बिंब की दूरी से 3 गुनी दूरी पे बनता है। कितनी दूरी पे बनता है, 3 गुनी दूरी पे बनता है। तो देखो ये 3 गुणा 5 गुणा किसका मान आ गया, ये m का मान है, ये किसका मान है, m का मान है। ठीक है, तो अभी देखो इस चैप्टर के अंदर मैंने क्या कौन कौन से फॉर्मूले बताए हैं वो एक बार मैं आपको इस ब्रैकेट के अंदर लिख के देता हूँ। अगली जो मेरी क्लास होगी उस क्लास के अंदर मैंने तीनों चारों जो भी फॉर्मूले आए हैं अपवर्तन अपवर्तन के, हम लोगों ने परावर्तन से रिलेटेड न्यूमेरिकल की एक क्लास कर ली थी अलग से। अगली जो क्लास होगी वो अपवर्तन के न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेसिस होगी। कौन कौन से फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, अपवर्तन की सबसे पहले मैं परिभाषा बताई, फिर मैंने 2 नियम बताए थे। दूसरे नियम जो मैंने बताया था स्नेल का नियम, उसके अंदर एक न्यूमेरिकल एक फॉर्मूला निकल के आया था, n बराबर c बट्टा v बराबर साइन i बट्टे साइन r। एक तो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे किसके ऊपर, इसके ऊपर। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, लेंस की फोकस दूरी पकड़ देते जाएगी तो वही बात है। उसके बाद में लेंस फॉर्मूला आया, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। फिर आवर्धन क्षमता आई, m बराबर v/u बराबर h2/h1। तो जो न्यूमेरिकल बढ़ेंगे वो 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए रामबाण साबित होंगे। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको कैसे पता चल जाए प्रश्न को देखते ही कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कितनी दूरी के ऊपर बनेगा, वो बात मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जो बोर्ड के पेपर के अंदर आपको कॉपी के अंदर कैसे लिखना आता है, प्रेजेंटेशन आपको कैसी होनी चाहिए, सबसे मेन चीज़ वही है और वही आपको सीखनी है कि कॉपी के अंदर लिखावट कैसी करें, सबसे मेन वही है। अगर आपको ये लिखना आ जाएगा अभी छोटे 10th और 12th लेवल से, तो आगे आगे जो भी बड़े बड़े पेपर होंगे वहाँ से आपको यही रिदम आपको चलता रहेगा। तो इस क्लास के अंदर इतना ही, और अगली क्लास के अंदर मैं आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो इस क्लास को आप लोग ऐसे देखते रहें, बार बार देखेंगे तो उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है,
धन्यवाद। और इस चैनल को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग और भी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।